नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्टेस्ट सेंचुरी में। मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम खबर रायपुर से। भारत न्यूजीलैंड मैच को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैच देखने के लिए नहीं मिल रहा टिकट, ऑफलाइन टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑफलाइन टिकट को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। टिकट खरीदने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग, बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचे। तो आप ये देखिए कि भारत न्यूजीलैंड मैच को लेकर काफी उत्साह है। मैच देखने के लिए टिकट भी नहीं मिल रहा है और टिकट देखने की इच्छा क्रिकेट प्रेमियों में भरपूर है। आप ये देखिए कि ऑफलाइन टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि लोग ऑफलाइन टिकट को लेने के लिए परेशान हैं। कर रहे थे, पहले 500 का टिकट मिल रहा था, फिर उसके बाद स्टूडेंट का दिखा के 300 का हुआ जी। तो हम लोग बहुत उत्सुकता रहे थे, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था हम लोगों को। यहाँ पर टिकट नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन टिकट। हमें अभी आके यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑफलाइन टिकट नहीं है, ऑनलाइन ही टिकट अवेलेबल है। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे रायपुर का संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, जाहिर सी बात है क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत खास मौका है सामने से क्रिकेट देखने का, लेकिन दिक्कत यह है कि टिकट नहीं मिल रहा है और कंफ्यूजन ये है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार टिकट ऑफलाइन मिल रहा है कि ऑनलाइन मिल रहा है। युगल, देखिए रेणु, सबसे बड़ी उहापोह की स्थिति टिकट को लेकर के है। ऑनलाइन टिकट जब भी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एक तो जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं खुल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, और जो एप्लीकेशन है वो भी जो है वेट दिखा रहा है। उसको लेकर के काफी दिक्कत है। और जब भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, खोलता है पोर्टल जो खुलता है तो ये उसमें फुल दिखाता है। मतलब ये है कि सब लोग हैरान हैं कि चंद घंटे में ही पूरी जो टिकट है वो कैसे बिक जा रही है। लोगों में उत्सुकता है, खिलाड़ियों को, भारतीय टीम के साथ साथ न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को भी देखने की ललक है, उत्सुकता है। इस वजह से वो इधर उधर भटक रहे हैं टिकट को लेकर के। आज ठीक उसी तरह के सीएससीएस के जो ग्राउंड है वहां पर बड़ी संख्या में जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो एकत्र हो गए थे। उन्हें एक सूचना मिली थी कि वहां पर टिकट दिया जा रहा है। और जब हमने आयोजन समिति से इसकी बात की तो उन्होंने कहा है कि जो फिजिकल टिकट देने का बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं है। जिसे भी टिकट लेना है क्रिकेट का, वो ऑनलाइन टिकट है वो मिलेगा। और ये कहा जा सकता है 21 तारीख को दूसरा ओडीआई मैच होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए लोगों की उत्सुकता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो जाएंगे वहां पर। क्रिकेट देखने की उनकी ललक है, अभिलाषा है, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। ऑनलाइन टिकट भी उनको नहीं मिल पा रहा है, फिजिकल टिकट मिलने का प्रावधान ही नहीं है। तो ऐसे में संशय बिल्कुल बरकरार है और किसी तरह की जानकारियां हैं वो उनको नहीं मिल रही है। और जिस तरह से रायपुर के जो शहीद वीर नारायण जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसकी क्षमता 47,000 है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी उनको टिकट मिले तो वो जाएं और सामने से सभी खिलाड़ियों को, जो हमारे देश के, विश्व के जो होनहार खिलाड़ी हैं, उन्हें सामने से देखें। उत्सुकतावश वो यहाँ वहाँ भटक रहे, लेकिन उन्हें ना तो ऑनलाइन टिकट मिल पा रहा है ना ऑफलाइन टिकट मिल पा रहा है। रेणु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो दिक्कत यही है कि ना ऑनलाइन टिकट मिल पा रहा है ना ऑफलाइन टिकट मिल पा रहा है, और उत्सुकता भरपूर है लोगों में कि क्रिकेट देखने जाएं और सामने से खिलाड़ियों को देखें। अगली खबर है रायपुर से, जहां पर नगर निगम एमआईसी की बैठक जारी है। निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में हो रही बैठक, शहर विकास के 20 एजेंडों पर बैठक में हो रही चर्चा। एमआईसी की बैठक के बीच निगम पहुंची सैकड़ों महिलाएं। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के खिलाफ नारेबाजी की गई। रावतपुरा कॉलोनी फेज 2 की रहने वाली हैं महिलाएं। कॉलोनी में विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही। मीनल चौबे ने लगाया था फंडे के इस्तेमाल में भ्रष्टाचार का आरोप। तो आप ये देखिए कि एक तरफ मीनल चौबे ने फंडे के इस्तेमाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जहां रावतपुरा कॉलोनी फेज 2 की रहने वाली महिलाएं पहुंची और उनका ये कहना था कि कॉलोनी के विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए। देवव्रत, मीनल चौबे जो कि खुद आरोप लगा रही थी कि फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, अब इन्हीं के खिलाफ महिलाएं पहुंच जाती हैं, नारेबाजी करती हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाती हैं। पूरा मामला क्या है?
जी, अभी इस वक्त एमआईसी की बैठक चल रही है। महापौर एजाज ढेबर ये बैठक ले रहे हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि नगर निगम में जब भी कोई प्रदर्शन होता है तब महापौर के खिलाफ नारेबाजी लगती है, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। ठीक इसके उल्टा हुआ है, और क्योंकि कल एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने ली थी जिसमें गंभीर आरोप महापौर पर लगाए गए थे, और एक तरह से रावतपुरा फेज नाम की एक कॉलोनी में विकास कार्यों को लेकर के ये आरोप लगाए गए थे कि भ्रष्टाचार हुआ है और अनटाइड फंड का दुरुपयोग महापौर के द्वारा किया गया है। लेकिन आज एमआईसी की बैठक के दौरान ही सैकड़ों महिला उस कॉलोनी से पहुंची और उनका ये आरोप था कि मीनल चौबे जो है वह अनर्गल आरोप लगा रही हैं। उनका ये भी कहना था कि इलाके में विकास कार्यों की जरूरत थी और उसी के अनुरूप वो विकास कार्य कराए गए हैं। हालांकि दावों में कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है तभी उस मामले में कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है और कई लोगों को जोन दफ्तर से हटा करके उनके मूल स्थान पर पदस्थ किया गया है। तब ऐसे में कॉलोनी की महिलाएं यहां तक के कैसे पहुंची, क्यों नारेबाजी हुई, ये वही भली भांति बता सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि फंड के दुरुपयोग को लेकर के जो आरोप लगा उस पर तो सियासत हो ही रही है, साथ ही साथ अब प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। आज बैठक जो चल रही है वो 20 एजेंडों को लेकर के नगर निगम में चल रही है एमआईसी की बैठक, और इसके बाद ये पता चल पाएगा कि महापौर की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि कई सारे एजेंडे तो इसमें शामिल हैं ही और विकास कार्यों की बात भी की जा रही है। लेकिन एक विशेष इलाके को पर विकास कार्यों का खर्च को लेकर के यहाँ पर बीजेपी ने अपनी आपत्ति जताई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आपत्ति जताई गई है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है और अब एमआईसी की बैठक के दौरान भी नारेबाजी हुई है। अगली बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर किए गए, सुरक्षा बल ने आतंकियों को मार गिराया। लश्कर के हैं मारे गए दोनों आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बडगाम में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है। आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में आतंकी मार गिराए गए हैं। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिए हैं। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि बडगाम जिला अदालत परिसर के पास एक विशेष इनपुट पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और नाका लगाया गया। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई। आतंकवादियों ने इसकी भनक लगते ही गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। पास से हथियार गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तलाशी अभियान जारी है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। यूएन में चीन ने पाकिस्तान का हाथ झटक दिया है। तभी जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया। कई आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। मक्की काफी पहले ही वैश्विक आतंकी घोषित हो सकता था, लेकिन चीन के अड़ंगे के कारण वो इससे बचता रहा। हालांकि इस बार चीन ने भी यूएन में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जिस वजह से मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि मक्की 26/11 मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद उस पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मक्की की संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा। इसके अलावा मक्की की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगेगा। रहमान मक्की को पहले भी अल कायदा जो 1267 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन कमेटी है, उसमें पहले भी भारत और अमेरिका ने ये केस टेकअप किया था और उस टाइम में चीन ने इसके ऊपर अड़ंगा लगाया था कि इसको टेक्निकल होल्ड में डाल दिया था। अब थोड़े हालात बदल रहे हैं, चीन भी काफ़ी प्रेशर में है और इसलिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और अब सामने नज़र आ रहा है चीन ने अभी टेक्निकल होल्ड हटा दिया है। ये अब्दुल रहमान मक्की भारत के लिए एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है। एलईटी का नंबर 2 रहा है ये, और उसका हाफिज सईद का रिश्तेदार भी है। उसी के साथ साथ इसका इन्वॉल्वमेंट था बम्बई जो अटैक हुआ था उसके ऊपर भी, और जम्मू और कश्मीर में भी काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं, उसके ऊपर भी इसका जो इन्वॉल्वमेंट था वो देखा गया था। मक्की का ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कू है और पाकिस्तान और चाइना के लिए सेटबैक। मक्की जो है वो मुंबई कांड का मास्टरमाइंड था, लेकिन 15 साल से फ्री घूम रहा है, जबकि पाकिस्तान को हर प्रकार का एविडेंस दिया गया कि वास्तव में वो इन्वॉल्व है।
अभी बड़ा लाजमी है कि इसको भी उसी प्रकार से निकाला जाए जैसे कि बिन लादेन को निकाला गया, क्योंकि इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो गया है और इसमें 6 अमेरिकन भी मारे गए थे और कुछ इजरायलीज भी मारे गए थे। हिंदुस्तान, अमेरिका और इसराइल को मिलजुल कर कोई कार्रवाई करनी चाहिए टू टेक आउट मक्की डिसऑनेस्ट। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ना तो एम्बेरस फील करेगा, ना ही वो शेम्ड होगा। पाकिस्तान तो उसको उसी माफी की खुली छूट देगा जैसे अभी तक दी हुई है, और बड़ा लाजमी है कि ऐसे टेररिस्ट को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है और इस आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत को लेकर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े और पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। शहबाज ने अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। उन्होंने कहा कि यहाँ हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इससे गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। हमने अपना सबक सीख लिया है। हम अब शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। Let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي، هذا نقطة مهمة جدا صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burden. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में कई हफ्तों से एक खदान की कमी और बढ़ती महंगाई को लेकर जारी गुस्सा बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया है। कब्जे वाले क्षेत्रों के लगभग सभी हिस्सों में सभी क्षेत्रों के लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया और टायर जलाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जो आटे की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण उत्पन्न हुआ। नागरिकों को सब्सिडी वाला गेहूं उपलब्ध कराने वाले सरकारी डिपो पर ताला लगा दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने कहा कि वे सरकार के नीतिगत विफलताओं के कारण गुजारा करने में असमर्थ थे, जिसके परिणाम स्वरूप गेहूं की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई है। और रायपुर से खबर, बीजेपी के गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ने पर बोले सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा तंज, कहा इसका मतलब बचे सभी 14 विधायकों की भी टिकट कटेंगे। रमन सिंह और ब्रजमोहन का भी टिकट कटने वाला। मुझे चिंता है कि रमन और ब्रजमोहन की, क्या उन्हें भी टिकट नहीं मिलेगा? सीएम का ये तंज सुनने को आया। 14 विधायक हैं, उसको भी टिकट नहीं मिलने वाली। गुजरात में ये है, मुझे चिंता रमन सिंह ब्रिजमोहन की है कि उसकी भी टिकट ना कट जाए। मतलब ये है कि 14 विधायक हैं, उसको भी टिकट नहीं मिलने वाली। गुजरात में ये है, मुझे चिंता रमन सिंह ब्रिजमोहन की है कि उसकी भी टिकट ना कट जाए।
और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से और धनंजय ठाकुर जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। तो सबसे पहले तो केदार जी आपके पास आते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा टिकट कटने को लेकर, जिस तरीके से तमाम बातें कहेंगे कि बीजेपी के गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर सीएम का ये कहना है कि इसका मतलब कि 14 के 14 विधायकों का भी टिकट कट जाएगा। क्या रिएक्शन आपका? माननीय भूपेश बघेल जी को राजनीति की बहुत चिंता है छत्तीसगढ़ की जी, क्योंकि माननीय चरणदास महन जी हों, चाहे माननीय टी.एस. सिंहदेव जी हों, धनेन्द्र साहू जी हों, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी हों, ये सब वरिष्ठ विधायक और बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के। और ये कहीं कहीं सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है और ये सरकार से खुश नहीं है। टी.एस. सिंहदेव जी ने तो कह भी दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये तय नहीं किया। और दुख की बात है कि इस पर गृह मंत्री जी ने जवाब भी दे दिया, उनके नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से एक बड़ा असंतोष है बड़े नेताओं का। इसलिए माननीय भूपेश बघेल जी ऐसा कह रहे हैं और हंसते हुए कह रहे हैं, तो दर्द को हंसकर छुपा रहे हैं। गालिब दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, ऐसा किसी शायर ने कहा है गालिब ने। तो निश्चित रूप से वही बात है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अपने नेताओं की चिंता करें। और शैलजा जी ने एक पत्र लिखकर इनकी प्रभारी जी ने कहा था कि जिला प्रभारी मंत्रियों को वहां पर सम्मान दिलाया जाए, तो इनके मंत्री तक का तो सम्मान नहीं मिल रहा है। और रही गुजरात मॉडल की बात, तो गुजरात मॉडल में आप याद रखें कि पहले सूरत में, बड़ोदरा में, अहमदाबाद में लगातार दंगे हुआ करते थे, निर्दोष लोगों को मारा जाता था, गुंडागर्दी होती थी। आज वो छत्तीसगढ़ में आप देखें तो अपराध है, अब वहां पर बंद हो गया। ये गुजरात मॉडल है। अब वहाँ दंगे नहीं होते, अब वहाँ आतंकी नहीं आते, हिम्मत नहीं है किसी की पांव रखने की, छुरा लेकर घूमने की। और छत्तीसगढ़ में तो बच्चा चाकू लेकर घूम रहा है, नशे का शिकार हो गया है। और कल रात में ही 2 लोगों की हत्या हुई, 21-22 साल के नौजवान छत्तीसगढ़ मतारी के बेटे, जिन्हें मार दिया गया। गुजरात मॉडल में अब वो छत्तीसगढ़ में पूरी सुरक्षा के साथ लागू किया जाएगा। धनंजय जी को भी सुन लेते हैं। जी धनंजय जी, मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, एक तंज इनका भी, और दूसरी बात यह भी है कि कई सारे मुद्दे इन्होंने एक साथ उठा दिए, कानून व्यवस्था को लेकर कह दिया, और साथ ही खुद के जो मंत्री हैं उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और अभी हाल ही में याद है जब मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि जितने 71 विधायक हैं उनको जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार जनता से किए वादों में 90% वादों को पूरा करने का काम किया है। अभी 5 साल का समय भी हमारा पूरा नहीं हुआ है। देश में कौन सी ऐसी सरकार है जो जनता के वादे को पूरा कर पाई, बताइए तो। नरेंद्र मोदी जी तो 8 साल में जनता के एक वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। 15 साल तक रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक वादा पूरा नहीं कर पाए। और अभी बातों में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही केदार गुप्ता जी ने कि गुजरात मॉडल में सूरत में दंगा होता था, अहमदाबाद में दंगा होता था। यही तो गुजरात मॉडल है, जहाँ पे हिंसा करके, संप्रदाय फैला के, कटवा के, पिटवा के भाजपा राजनीति करती है। और भूपेश बघेल जी ने सच्चाई कहा ना, तो अगर केदार गुप्ता जी के पास ये पुख्ता प्रमाण है कि रमन सिंह को टिकट मिलेगा, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को टिकट मिला, तो उसका जवाब देना भाई। तो जो, क्योंकि इनको टिकट मिलना ही नहीं है, यही तो गुजरात मॉडल है। क्योंकि 2 लोग ही गुजरात मॉडल में चलते हैं, एक अमित शाह जी और दूसरा नरेंद्र मोदी जी, और दोनों काम है भाजपा के भीतर अपने जो प्रतिद्वंदी उनको निपटाना। इसीलिए वो देखेंगे गुजरात में सारे लोगों को टिकट काट दिए। अब छत्तीसगढ़ में जो 14 विधायक हैं बेचारे भारतीय जनता पार्टी के, इनके भी टिकट कटना तय है। अगर गुजरात वाले चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक बात है, केदार गुप्ता जी को बताना चाहिए कि रमन सिंह जी को, ब्रिजमोहन को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम तो पहले कह रहे हैं उनको नहीं मिलेगा टिकट करके। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि टिकट मिलना और ना मिलना, हालांकि जब इलेक्शन होंगे उसी वक्त पता चल पाएगा। अगली बड़ी खबर का अब हम रुख करेंगे, बात करेंगे यूपी के अमेठी से बड़ी खबर मिल रही है। राइफल AK 203 के पहले बैच का निर्माण पूरा हुआ। भारत रूस के ज्वाइंट वेंचर की पहली खेप तैयार हो चुकी है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं अससाल्ट राइफल भारतीय सेना को जल्द सौंप दिए जाएंगे हथियार। भारत AK 200 सीरीज अससाल्ट राइफल बनाने वाला पहला देश है। AK 203 दुनिया की सबसे अच्छी राइफल में से एक माना जाता है। और दिल्ली में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों में सोमवार देर रात शास्त्री पार्क इलाके में मनी ट्रांसफर की दुकान चलाने वाले शख्स के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका एक वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी दुकान को बंद करने की तैयारी कर रहा है और रुपयों से भरे अपने बैग को दुकान के बाहर बने गेट पर टांग देता है।
खबरों में इतना ही। नमस्कार।